गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एविडेंशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर भी पूछेंगे आपसे, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन पूछेंगे, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ पुलिस डायरी पूछेंगे, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ चार्जशीट पूछेंगे, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट पूछेंगे, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन पूछेंगे। ये एविडेंशियल वैल्यू होता क्या है? एविडेंशियल वैल्यू का मतलब होता है साक्ष्यात्मक मूल्य, कि कोर्ट उसको क्या कंसिडर करता है। जैसे एविडेंशियल वैल्यू ऑफ अकम्प्लिश, जैसे पक्षद्रोही साक्षी जो है उसकी क्या साक्ष्यात्मक मूल्य है उसके साक्ष्य का। जैसे अकम्प्लिस का क्या होगा, ठीक है, जो सहअपराधी है उसके कथन का क्या साक्ष्यात्मक मूल्य होगा। तो एविडेंशियल वैल्यू का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, जब कभी भी एविडेंशियल वैल्यू आए तो यू हैव टू राइट वन थिंग, और वन थिंग क्या है? यू हैव टू राइट वन थिंग, यू हैव टू टेल वन थिंग, कि सर कोर्ट में उसको कैसे लिया जाएगा। वो एडमिसिबल होगा, नॉन एडमिसिबल होगा, रिलेवेंट होगा, इरेलीवेंट होगा। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो इसी को हम क्या कह देते हैं? एविडेंशियल वैल्यू। जैसे एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है, जब मैं आपको बताऊंगा, उसका सब्सटेंटिव वैल्यू भी होती है, उसकी प्रोसीजर वैल्यू भी होती है उसकी। तो अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे किसी बच्चे को देखना है कि एविडेंस एक्ट के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए, कौन कौन से सवाल है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं रिपीटेटिव आते हैं। तो जाके अपना यूट्यूब पे एक वीडियो डाला हुआ है मैंने। जब आरजेएस मेंस की क्लासेस लेता था ना मैं, तो उस टाइम पे मैंने 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर लिया हुआ है इस इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। उस टाइम भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो था नहीं, उस टाइम तो एविडेंस एक्ट था। तो उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बताए, उनमें क्या क्या सवाल आते हैं। और आप मानेंगे उसमें से 3 या 4 सवाल उसमें से आए उस पेपर में। आरजेएस का जो फाइनल पेपर बना, वहां से 3-4 सवाल सीधे बैठे। एक इलस्ट्रेशन मैंने बताया था कि इलस्ट्रेशन आएगा, वही सेम इलस्ट्रेशन उठ के पेपर में आया है। तो आप ये बात देख देख अगर किसी को लगता है कि भाई मेंस के हिसाब से एविडेंस में क्या पढ़ना चाहिए, तो यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला हुआ है मैंने, आरजेएस मेंस की जो सीरीज थी, उस मेंस सीरीज में आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। तो आप समझेंगे कि एविडेंशियल वैल्यू को भी मैंने वहाँ डिस्कस किया। जैसे सीआरपीसी के देखेंगे जाके, तो हमें वहाँ पे मैंने सीआरपीसी की एविडेंशियल वैल्यू के ऊपर डिस्कस की हुई है कि क्या क्या एविडेंशियल वैल्यू होती है सीआरपीसी की। इज इट ऑल राइट? बस समझ में आई? चलिए, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 23, 22, 23 एंड 25। 25 डिस्कस किया था हमने, 25 कर लिया था। तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है? 22, 23 और 24। आज थोड़ा सा और इस चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप एक बार लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लीजिए जो मेरे को करवाने हैं आज की क्लास में। मैंने शायद समझा दिया था लास्ट वाली क्लास में सारा। आज हम समझेंगे। आज आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखिए प्लीज। नहीं, उसको बाद में समझाऊंगा मैं। जो डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला प्रोवाइजो है, जो उसका सेकंड प्रोवाइजो है, सेक्शन 23 का जो सेकंड प्रोवाइजो है, अर्लियर इट वो सेक्शन 27, उसको डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। उसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप टॉपिक्स लिखिए, क्या क्या टॉपिक्स आज की क्लास में हम करेंगे। टॉपिक लिखिए प्लीज। फर्स्ट टॉपिक यू हैव टू राइट इज, फर्स्ट टॉपिक लिखिए, what are the statements in the confessions? What are the statements in the confession? What are the statements in the confession? एक संस्वीकृति में क्या कथन होते हैं? एक संस्वीकृति में क्या कथन होते हैं? एक संस्वीकृति में क्या कथन होते हैं? दूसरा आप लिखिए, फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, संस्वीकृति के प्रकार। संस्वीकृति के प्रकार। देखिए, दिस इज अ फ्रेश टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा इन सीआरपीसी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, संस्वीकृति के प्रकार। द थर्ड हेडिंग जो आपको लिखनी है इसमें, थर्ड हेडिंग लिखिए, व्हाट आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? व्हाट आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? गैर न्यायिक संस्वीकृतियां क्या होती है? 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 ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, when confessions are considered as irrelevant,
व्हेन कन्फेशंस आर कंसिडर्ड एज इररिलेवेंट। कब संस्वीकृतियों को कब संस्वीकृतियों को कब संस्वीकृतियों को विसंगत माना जाता है, विसंगत माना जाता है, विसंगत माना जाता है, विसंगत माना जाता है। डन। ये बेसिक प्रोविजंस है। बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन 22, 22 को शुरू करने से पहले मेरे को थोड़ा सा इस पर डिक्टेशन देना है आप लोगों को, और ये डिक्टेशन हम लोग खत्म करते हैं इसकी, देन वी स्टार्ट फर्दर, देन वी मूव फर्दर। केस का नाम लिखेंगे पक्काला नारायण स्वामी। दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ इन द मैटर ऑफ कन्फेशन, पक्काला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। पक्काला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। दिस इज 1939। दिस इज 1939। प्रीवी काउंसिल 47। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पहले क्या था, प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहाँ बैठता था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बैठता था। अब जितनी भी हाई कोर्ट्स की अपील जाती थी वो कहाँ जाती थी, प्रीवी काउंसिल जाती थी। तो पक्काला नारायण स्वामी केस में क्या बात बोली गई वो सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पक्काला नारायण स्वामी में था क्या। देखिए होता क्या चीज है ना, पक्काला नारायण स्वामी कह रहा है कि जब कभी भी स्टेटमेंट्स दो भाग में डिवाइड हो, जब कभी भी आपका कन्फेशन स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो, मतलब एक पार्ट हो इनकल्पेटरी, दूसरा पार्ट हो एक्सकल्पेटरी, ठीक है। इनकल्पेटरी को क्या बोला था मैंने हिंदी मीडियम, हाँ क्या बोला था एक बार बताइए, मैंने क्या नाम, क्या वर्ड सजेस्ट, आपराधिक कथन। इनकल्पेटरी को मैंने कहा था आपराधिक कथन। देखिए जब कभी भी स्टेटमेंट दो तरह के स्टेटमेंट हो, दो तरह के स्टेटमेंट फ्रेम हो, जब कभी भी दो तरह के कथन हो, जैसे क्या होता है यूजुअली आप जब भी कोई कन्फेशन देखेंगे, जब भी कोई संस्कृति जो दी गई है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, या फिर इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, या फिर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, किसी के सामने भी कोई कन्फेशन दिया है तो वो हमेशा दो भागों में विभक्त होगा। जो पहला भाग होगा या फिर दोनों में से कोई भी भाग होगा, एक भाग जो होगा वो होगा, उसको हम बोलते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, आरोपित कथन। और जो सेकंड पार्ट होगा वी यूजुअली कॉल इट, उसको हम बोलते हैं दोष मुक्ति कथन। तो सबसे पहले जजमेंट आया पक्काला नारायण स्वामी, इसने बताया कि जब भी कोई स्टेटमेंट हम देते हैं कोर्ट के सामने, देखिए प्रीवी काउंसिल में तो आएगा पक्का नारायण स्वामी, प्रीवी काउंसिल में कौन सा जजमेंट आएगा, पक्काला नारायण स्वामी। और वहीं पे हम पलविंदर कौर की बात करेंगे तो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो था, दिस इज द केस बाय सुप्रीम कोर्ट। अब अगर आप देखो पहला जजमेंट कौन सा था इन दैट रिगार्ड, इसमें पॉइंट बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवी काउंसिल ने इस केस में बोला पक्का नारायण स्वामी में कि आप दोनों स्टेटमेंट को साथ में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक स्टेटमेंट के ऊपर जाके उसको कंसिडर कर रहे हैं या फिर एक स्टेटमेंट को आप पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्रीवी काउंसिल बोलते हैं कि आप अगर आपको स्टेटमेंट लेना ही है तो यू हैव टू टेक दोज बोथ स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली, इनको आप साथ में पढ़िए, दोनों कथन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही ऑफेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक केस पढ़ाऊंगा मैं आपको आईपीसी में, मेली नदर्स या फिर खांडो नदर्स वाला। उसमें क्या होता है यूजुअली एक आदमी क्या करता है, लाठी मारता है सर के ऊपर अपने अपने एक दोस्त को, वो समझता है कि दोस्त मर गया है, उसको एक नाले में फेंक देता है। नाले में फेंकने के बाद में जब उसकी बॉडी रिकवर होती है तो उसे पोस्टमार्टम से पता लगता है कि इसकी जो डेथ हुई है वो हेड इंजरी से नहीं, पानी में डूबने की वजह से हुई है। जबकि वो पानी में क्यों फेंकता है, उसको लगता है कि दोस्त मर चुका है।
अगर आप उस स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो भी दो ही पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। वहां पे भी क्या है सर, दो ही तरह के पार्ट है। तो कोर्ट कहता है कि दोनों पार्ट्स को आप साथ में लीजिए। अगर आप दोनों पार्ट्स को अलग अलग लेंगे तो वहां स्टेटमेंट बिगड़ता है। बात समझ में आई? तो लिखिए प्लीज इस केस में, केस का नाम लिखिए पकाना एंड स्वामी, इसमें लिखिए a confession must a confession must either admit in terms the office, either admits in terms the offense, either admits in terms of offense, एक संस्वीकृति के अंतर्गत, या तो अपराध की स्वीकृति हो, या तो अपराध की स्वीकृति हो, और 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 either he denies the offense, या अपराधी द्वारा अपराध को प्रत्याख्यात किया गया हो, या अपराधी द्वारा अपराध को प्रत्याख्यात किया गया हो, या अपराधी द्वारा अपराध को प्रत्याख्यात किया गया हो, आगे लिखिए एन एडमिशन ऑफ ए incriminating fact an admission of a incriminating fact an admission of a incriminating fact यदि किसी अपराधी द्वारा आरोपित कथन को आरोप यदि किसी अपराधी द्वारा आरोपित कथन को स्वीकृत किया जाता है, then such incriminating fact then such incriminating fact should not be taken in isolative तो उस आरोपित कथन को दूसरे दोष मुक्त कथन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो उस आरोपित कथन को दूसरे दोष मुक्त कथन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। Then such statement shall not be taken in isolation. Should not be taken in isolation. The court held that both the statements should be taken together. माननीय न्यायालय ने अभिनंदित क्या की? दोनों कथनों को एक साथ लिया जाना आवश्यक है। दोनों कथनों को एक साथ लिया जाना आवश्यक है। किसका नाम लिखे? निशिकांत झा। जो मैं लैंडमार्क जजमेंट सिर्फ लिखवा रहा हूँ। पलविंद्र कौर मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज 1959। आइसोलेशन का मतलब होता है कि उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मैंने उसमें एक साथ ही लिखवा दिया आप लोगों को। निशिकांत झा, जैसे आपके किसी से झगड़ा हो और आपके पूरा गैंग हो आपका क्लास में, आप बोलो कि नहीं उससे बात नहीं करनी, तो आपने उस बच्चे को क्या कर दिया है? आइसोलेट कर दिया है ना, अकेला छोड़ देना। तो मतलब आप उस स्टेटमेंट को अकेले मत पढ़िए, आपको दूसरे के साथ पढ़ना पड़ेगा। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी लिखाऊंगा अभी मैं आपको। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज 1959।
सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत झा में एक अलग बात कही। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर आप एक्सकल्पेटरी पार्ट को छोड़ रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो निशिकांत झा ने कुछ अलग ओपिनियन दिया। इन्होंने एक जजमेंट था इंग्लिश कोर्ट का, उसका नाम था आर वर्सेस स्टोरी। आर वर्सेस स्टोरी पे रिलाई करते हुए इन्होंने बोला, और इन्होंने ये बात भी बोली, देखिए अगर आप एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं और इन दूसरे पार्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट यूजुअली इस वाले केस में क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं इस वाले पार्ट में कि जब कभी भी आप एक पार्ट को छोड़ रहे हो और दूसरे पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। क्या पता अदर कोई फैक्ट हो जिसको देखा जाना चाहिए, जैसे कोई आदमी किसी घर में एंटर करता है, उसका पर्पस रेप करना है, ठीक है। अब वो औरत बोल रही है कि सर मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो रेप करने के उद्देश्य से घर में आया था और मैंने इसलिए उसको मार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जहां पर दोनों फैक्ट्स को आप साथ में नहीं ले सकते, तो आप उन फैक्ट्स पे भी रिलाई कीजिए जो कि उसकी एक्सकल्पेटरी या फिर इनकल्पेटरी को साबित करे, जो कि या तो उसके दोष मुक्त को या फिर आरोपी होने के कथन को साबित करे। यूजुअली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे पलविंदर कौर हो गया, पकाला नारायण हो गया, इन सब केसेस में कोर्ट यही बात कर रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अलग ओपिनियन दिया निशिकांत झा ने। अब निशिकांत झा को लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि the Honorable Supreme Court has pointed out that there was nothing wrong in relying on a part of a confessional statement. There was nothing wrong in relying on a part of a confessional statement and rejecting the rest. दिया कि इस बात में कोई दोष नहीं है कि न्यायालय संस्कृति के एक कथन पर विश्वास कर सकता है और दूसरे कथन को खारिज कर सकता है। ठीक है, एक और केस लिखिए। चंपारानी मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए, अब क्या होता है ना कि इस केस में हुआ क्या, चंपारानी केस में क्या हुआ, इसने एक आदमी की हत्या कर दी क्योंकि उसका रेप करने आया था, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई किसी की डेथ कोज करने की इंटेंशन से या फिर रेप करने की इंटेंशन से
उसके घर में अगर कोई आता है और उसके फलस्वरूप अगर चंपा रानी ने डेथ कोज कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको आप कन्फेशनल स्टेटमेंट मत कहिए। ये जो स्टेटमेंट है इट इज अपार्ट फ्रॉम कन्फेशनल स्टेटमेंट, और कन्फेशनल स्टेटमेंट से अलग स्टेटमेंट है ये। कन्फेशनल स्टेटमेंट वही माना जाए जहां पे उसका गिल्ट हो। अलग अलग थ्योरी सुप्रीम कोर्ट, देखिए ऐसा है कि एक जज के पास में अगर आप एक ही केस लगाएंगे या फिर उसी केस को 10 जज के पास में भेजेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सबका होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसके लिए इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट बोला है, किन के लिए कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं बोला है। लेकिन कन्फेशन में दो चीजें होना मैंडेटरी है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। बलविंदर कौर और पक्काला नारायण स्वामी, देयर आर द लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड। निशिकांत झा भी यही बोल रहा था कि आप एक स्टेटमेंट को भी कंसिडर करें, दूसरे स्टेटमेंट में मत रिलाई करो, कोई इशू नहीं है। निशिकांत झा हो गया, ये रानी मंडल वाला केस हो गया। अब दीज ऑल स्टेटमेंट जो इसमें लिखी, चंपा रानी वाला केस में लिखी, चंपा रानी का जो पूरा स्टेटमेंट था ना, वो पूरा क्या था, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट था। अब उसके स्टेटमेंट में वो अपने स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बोलती कि मैंने इसको मारा। वो पूरे स्टेटमेंट में क्या बोलती है, खुद को दोष मुक्ति का कथन देती है कि रेप करने आया था, बस वो इतना बोल देती है। मतलब उसका होल स्टेटमेंट जो था उसके दो पार्ट्स नहीं थे, वो सिंपल सी एक स्टेटमेंट कहती है कि वो रेप करने आया था, और बस इतना स्टेटमेंट होता है उसका कन्फेशन के रूप में। तो अगर एक ही स्टेटमेंट वो दे रही है जहां पे उसने इनकल्पेटरी को स्वीकार नहीं किया, मतलब उसने उसने भैया जो उसका आपराधिक कथन जो होना चाहिए था उसने उसको तो बोला नहीं। वो सिर्फ क्या बोल रही है कि वो भैया रेप के उद्देश्य से घर में आए थे, बस। अगर वो इतना ही बोल रही है तो आप उसको कन्फेशन स्टेटमेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसमें लिख दीजिए एक बार, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस द स्टेटमेंट वॉज, इन दिस केस द स्टेटमेंट वॉज, इस मामले में कथन पूर्णतया, कथन पूर्णतया दोष मुक्त के आधार पर, दोष मुक्ति के आधार पर दिया गया था। इन दिस केस द होल स्टेटमेंट वॉज, द होल स्टेटमेंट वॉज, द होल स्टेटमेंट वॉज given on the basis of, given on the basis of exculpatory, exculpatory statement, exculpatory statement, exculpatory statement, and the court held that, and the court held that the statement is not relevant, the statement is not relevant as to be part of confession, as to be part of confession। और न्यायालय द्वारा कहा गया कि, और न्यायालय द्वारा कहा गया कि, और न्यायालय द्वारा कहा गया कि इस कथन को, इस कथन को संस्वीकृति नहीं माना जा सकता, इस कथन को संस्वीकृति नहीं माना जा सकता, और इस कथन को संस्वीकृति नहीं माना जा सकता। क्या बोल रहे हैं? The given statement could not be considered as, could not be considered as confession। एक जरी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस 2024 का जजमेंट है, फरवरी का। ये जजमेंट का नाम लिखिए प्लीज, और मैं आपको जजमेंट अभी भेज भी दूंगा। इसका नाम लिखिए कलिंगा अलियास कुशाल। दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट। देखिए जितने भी लैंडमार्क इसमें लिखा रहे हैं हम 24-25 के, ये सारे जब भी आदेश आएगी सारे जजमेंट्स पूछे जाएंगे आपसे। किसका नाम लिखिए, कलिंगा अलियास कुशाल। कलिंगा अलियास कुशाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका बाय पुलिस इंस्पेक्टर हुबली, बाय पुलिस इंस्पेक्टर हुबली। दिस इज 2024 सुप्रीम कोर्ट, दिस इज 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें,
This case is also related to पंचशील का सिद्धांत. The court also held that circumstantial evidence in this case. कौन सा केस बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत? किस केस को बोला गया पंचशील का सिद्धांत? शरद ब्रिटिजन शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1972. हमने ये केस भी पढ़ा है डिटेल में, उसके मैंने आपको फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कोर्ट ने. मैं आपको इसका जो रिलेवेंट पैराग्राफ है मैं आपको बता देता हूँ, जो आप पढ़ लेना. मैं अभी आपको डाल दूंगा जजमेंट आफ्टर द क्लास. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है, देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, कौन सा कन्फेशन होता है? जब कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जब कभी भी गैर न्यायिक संस्वीकृति दी गई है, तो ये हमेशा एक वीक एविडेंस होता है. अगर एविडेंस, अगर अदर कोरोबरेटेड एविडेंसेस नहीं है, अगर दूसरे संपुष्ट साक्ष्य नहीं है. संपुष्ट साक्ष्य का मतलब क्या होता है ये समझिए. कोरोबरेटेड एविडेंस का मतलब क्या होता है ये समझिए. जैसे मान लीजिए एक आदमी बी को मारता है, ठीक है ना, इनके बीच में क्रॉस फायरिंग होती है, ये भी इसको शॉट करता है. समझने की कोशिश कीजिएगा. ए ने बी के ऊपर गोली चलाई, बी ने ए के ऊपर गोली चलाई. अब इस केस में क्या हुआ, बी तो सर एक्सपायर हो गया, लेकिन ए को भी ए सीवियर इंजर्ड हो गया, ठीक है ना, गंभीर रूप से भी ए घायल हो गया. ए सर भाग के अपने एक पास में क्लिनिक होता है, प्राइवेट क्लिनिक, इस क्लिनिक में जाता है और क्लिनिक में जाके बोलता है डॉक्टर को कि साहब इलाज कीजिए प्लीज मेरा. डॉक्टर साहब कहते हैं कि इलाज तो कर दूंगा, लेकिन ये तो गोली का निशान है, पुलिस केस बनेगा. तो कहते हैं सर पैसे की टेंशन मतलब आप 50,000 रुपए लो, आप 1,00,000 रुपए लो, लेकिन इलाज मेरा होना चाहिए. तो एट द मोमेंट वो उसका इलाज कर देता है, लेकिन बाद में वो पुलिस वाले को बोल देता है कि सर इसने किसी को गोली मारी है, पास में ही एक गांव है वहां पे, ठीक है, और गोलीबारी हुई, क्रॉस शॉट हुआ है और इसको भी गोली लगी है इस चक्कर में. अब ये जितना भी स्टेटमेंट ये दे रहा है, ये सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्योंकि डॉक्टर को दे रहा है. अरे मजिस्ट्रेट को दे रहा है क्या? मजिस्ट्रेट को देता तो सेक्शन 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रिजम्पशन लागू होता, जो पहले सेक्शन 80 था. वो नहीं लग रहा, तो सब क्या है, ये एक वीक, मतलब एक एविडेंस तो ठीक है, एडमिसिबल भी है, लेकिन एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है. मान लीजिए डॉक्टर साहब का नाम था डी, इन्होंने डी को स्टेटमेंट दिया कि भैया ऐसा सीन है. इस आदमी ने भी बताया कि सर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, उसका नाम था बी, और बी को मैंने गोली मार दी, और बी और ये मेरे दोस्त ने गोली मारी है. सब कुछ बताया. डॉक्टर ने इसका इलाज किया, 1-2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया, पुलिस एट द सीन ऑफ क्राइम पहुंची. अब सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद में पुलिस फाउंड नथिंग, पुलिस फाउंड नथिंग. सीन ऑफ क्राइम पे यूजुअली जहाँ पे भी मर्डर वेपन या फिर गोलीबारी होती है, वहां पे 2-3 चीजें रिकवर होती है. पहली चीज रिकवर होती है बुलेट के खाली खोल, जो भी कार्ट्रिजेस होते हैं वो हमेशा मिलते हैं. दूसरी चीज यूजुअली वो पुलिस रिकवर्स, दूसरी चीज रिकवर करती है होता है ब्लड स्टेन्स, ब्लड सैंपल, जो भी ब्लड गिरा है वहां पे, या फिर जो भी उनके बीच में स्ट्रगल हुआ है, जिससे भी सीन ऑफ क्राइम डैमेज हुआ है, जो यूजुअली थोड़ा अलग है, जो स्टेट ऑफ थिंग्स जैसे जमी हुई थी. याद करो सेक्शन कौन सा स्टेट ऑफ थिंग्स कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो. फैक्ट की डेफिनेशन याद करो, तथ्य की परिभाषा, उसमें मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ थिंग्स. स्टेट ऑफ थिंग्स को मैंने भी बताया था कि अगर कोई चीजें जिस क्रम में जमी हुई है, अगर वो चीजें वैसे बिगड़ी हुई, जैसे घर में चोरी हुई, अब सामान जो छोड़ के गए थे वैसा सामान नहीं है, अब पूरा सामान उथला पुथला हो रखा है, तो ये स्टेट ऑफ थिंग्स है. तो सीन ऑफ क्राइम पे भी क्या होता है, स्टेट ऑफ थिंग्स है. अब पुलिस वहां पहुंची, वहां पे कुछ भी नहीं मिला उन्हें, आसपास पूछा, लोगों से नहीं पूछा, कुछ नहीं मिला. अब इसने जो कन्फेशन किया है, ये कन्फेशन अदर कोरोबरेटिव फैक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है. कर रहा है क्या? क्या संपुष्ट कर रहा है दूसरा साक्ष्य? अब इसने जो डॉक्टर साहब ने, चलो ठीक है, कोर्ट में आके भी स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अदर कोरोबरेटिव फैक्ट्स कहाँ हैं? दूसरे संपुष्ट साक्ष्य कहाँ हैं? जैसे और के साक्ष्य नहीं चाहिए थे सर, कार्ट्रिज मिलना चाहिए था, दूसरे क्या मिलना चाहिए था? सीन ऑफ क्राइम पे, सीन ऑफ क्राइम पे वो ब्लड मार्क स्टेन मिलने चाहिए थे. आसपास के जो भी लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनके स्टेटमेंट होने चाहिए थे. गोली चली तो किसी को आवाज आई होगी. आसपास जितनी भी सीसीटीवी है, वहां पे कहीं पे भी पता नहीं लग रहा. भाई बैंक हो गया, एटीएम हो गया, इनके सीसीटीवी तो लगे रहते हैं, कहीं से भी कुछ पता नहीं लग रहा कि ऑफेंस क्या हुआ है. बात समझ में आई? अगर कोई भी संपुष्ट साक्ष्य नहीं, कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस अगर नहीं है उसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि देखिए एक्स्ट्राडिशन कन्फेशन तो ठीक है, रिलायबल, लेकिन एक वीक एविडेंस है, जब तक अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस नहीं होंगे. किसका नाम लिख लिया आपने? लिखिए इसमें. जजमेंट जो डिलीवर किया है बेला एम त्रिवेदी मैम ने किया शायद.
सतीश चंद्र शर्मा जी ने किया, ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इनका जजमेंट डिलीवर किया हुआ है। किस लिखिए इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, लिखिए wherever the prosecution case is entirely based upon extrajudicial confession, wherever the prosecution case entirely based upon extrajudicial confession, जहां कहीं भी अभियोजन का मामला, जहां कहीं भी अभियोजन का मामला पूर्णतया गैर न्यायिक संस्वीकृति पर आधारित हो, पूर्णतया गैर न्यायिक संस्वीकृति पर आधारित हो, जो कि पारिस्थितिक प्रकृति की हो, that is circumstantial in nature, the accused cannot be convicted for तो अपराधी को जब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक की पारिस्थितिक श्रृंखला पूर्ण ना कर ली गई हो, द अक्यूज कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर, कहां तक लिखवा है, कैन बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस अनलेस the chain of circumstantial evidences has been completed by the prosecution. The chain of circumstantial evidences has been completed by the prosecution. पैराग्राफ संख्या के लिखिए, extrajudicial confession cannot be strong evidence if not supported by other corroborative evidences. लिखिए गैर न्यायिक संस्वीकृतियां, आगे लिखिए उसमें, गैर न्यायिक संस्वीकृतियां बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं है जब तक कि अन्य संपुष्ट साक्ष्य उसे समर्थित नहीं करते, जब तक कि अन्य संपुष्ट साक्ष्य उसे समर्थित नहीं करते, ठीक है, उसे समर्थित नहीं करते। एक और जजमेंट लिखिए, दिस इज जजमेंट 2023 का जजमेंट है, पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं सारे जजमेंट अभी आज को आपको भिजवा दूंगा। देखिए हमने लैंडमार्क पढ़े, अब हम कुछ लेटेस्ट भी लिख रहे हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू इन द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा, मैं तो एक केसेस की लिस्ट आपको दूंगा ही। आई विल सेंड यू ए लिस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। जैसे अभी आज इसका प्रीलिम्स था, वी हैव फॉरवर्डेड ए लिस्ट, हमने एक लिस्ट फॉरवर्ड की थी एग्जाम के पहले। हमारे बच्चे इतने मूर्ख हैं कि उस लिस्ट को पढ़ के ही नहीं गए। अब मैं उस जो लिस्ट भेजी थी, आरजीएस के केस में 4 या 5 केसेस आए थे इस बार प्री के अंदर, और 5 में से 4 केसेस हमारी उस लिस्ट से थे। और लिस्ट में ऐसा नहीं कि 500-600 जजमेंट दिए हो मैंने इनको, 100 से 150 जजमेंट थे, उसमें से 4 जजमेंट फिट आके बैठे। लेकिन हमारे इतने मूर्ख बच्चे हैं कि उन बच्चों ने उसको पढ़ा भी नहीं, और बाद में जब मेरे पास आया कि सर देखो मेरे पेपर में इतने नंबर आ रहे हैं, और जब 1-2 नंबर कम पड़ रहे थे तो मैंने कहा बेटा ये सवाल गलत क्यों करके आया, ये तो लिस्ट में था। तो बोलते कि सर लिस्ट पढ़ी ही नहीं। अब क्या करें इसी बच्चों के पीछे मेहनत करके, आप बताओ मुझे।
और बीइंग ए फैकल्टी और बीइंग ए हम लोग रिसर्च करते हैं पूरा, मुझे कितना खराब लगता होगा, बीइंग ए फैकल्टी कितना खराब लगता होगा इस चीज के लिए कि इतना एक्सटेंसिव रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूज करके लिमिटेड केसेस बताए हैं कि बेटा ये जजमेंट पढ़ लेना, और इसमें से 2-3 जजमेंट तो वो थे जो मैं क्लास में रिपीटेटिव बोल रहा था कि ये तो आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा इस बार एग्जाम में आने से। और बता देता हूँ अगली बार जो जजमेंट आएगा ना, वो बुलडोजर वाला जजमेंट आया ना अभी जो भेजा है मैंने आपको, वो आएगा अगली बार। बात समझ में आई? वो लैंडमार्क जजमेंट है। और अगर मैरिटल रेप डिसाइड होता है नेक्स्ट टाइम, अभी 1-2 महीने में, 2-3 महीने में, तो मैरिटल रेप वाला जजमेंट भी स्ट्रांगली आएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए इनका जिन जजमेंट्स का सोसाइटल इम्पैक्ट होता है वो जजमेंट पूछ जाने की संभावना होती है। हमें कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं, सिर्फ एक जजमेंट हमारा बैठा नहीं, और वो कौन सा जजमेंट था? वो जजमेंट था जिसमें जिसमें वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आंसर था ना, एक हाई कोर्ट जज को हटाने वाला था ना, वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसका था, वो जजमेंट हमारा नहीं बैठा। और वो जजमेंट मैं जब लिस्ट बना रहा था तो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा नहीं यार ये क्यों पूछेंगे। अगर किसी हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट को ही पार्टी बना दिया उसमें, मुझे लगता था कि यार जुडिशरी सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा। ऐसी बात नहीं थी कि जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं था, मैं चाहता तो उसको भी डाल सकता था, लेकिन उसको मैंने उसको डालना इसलिए छोड़ दिया कि यार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई जजमेंट है, उसको तो शायद नहीं दिया जाना चाहिए, और शायद उन्होंने उसी को दे दिया आरजेस में। तो एक सवाल नहीं बैठा था बस जजमेंट के मामले में। पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। This is 14th March 2023. अब इसमें क्या बोला गया है मैं आपको इसका जजमेंट भेज देता हूं। क्लास के बाद आपको जजमेंट मिल जाएगा इसका। देखिए पवन कुमार चौरसिया का जजमेंट जो था उसमें बहुत अच्छी बात बोली गई, और ये इट्स ए वेरी वंडरफुल जजमेंट। आप इस जजमेंट को प्लीज पढ़िएगा, और मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ पवन कुमार चौरसिया को पढ़ने के लिए। जो बच्चे जुडिशियल एस्पिरेंट है उनको जजमेंट पढ़ना चाहिए, बहुत ही वंडरफुल जजमेंट है पवन कुमार चौरसिया। उसको मैं दिखा देता हूँ अगर ये होगा तो। ठीक है चल रहा है, ऐसा जजमेंट है ये। जजमेंट जिसने डिलीवर किया है वो है ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका। अब इसका जजमेंट पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ, देखिए बुक्स वगैरह जितनी भी होती है ना मार्केट में, वो सबके सब कहाँ से छपती है? जजमेंट से छपती है। पढ़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। इस जजमेंट में हर चीज दी हुई है। हम लोगों को कहाँ से आता है? जजमेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग, एक हैबिट डाल लीजिए जजमेंट पढ़ने की। जैसे पढ़िए, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल, इन्होंने पूरी हेडिंग बना के दे दी जजमेंट में कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। और कल को ये अगर मेंस में उठ के सवाल आ जाए तो, एज फार एज एक्स्ट्राजुडिशियल कन्वेंशन कंसर्न्ड द लॉ इज वेल सेटल्ड। जब तक एक्स्ट्राजुडिशियल कन्वेंशन की बात है, लॉ बहुत सेटल्ड है। जनरली इट इज ए वीक पीस ऑफ एविडेंस, however a conviction can be sustained on the basis of, however a conviction can be sustained on the basis of extrajudicial confession। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए होगा वीक एविडेंस, मना नहीं कर रहे, लेकिन एक अगर किसी को कन्विक्ट किया है तो कन्विक्शन सस्टेन हो सकता है। सस्टेन का मतलब होता है कि भैया कन्विक्शन अगर जैसे मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने दोष सिद्ध कर दिया, हाई कोर्ट अपील गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वीक एविडेंस होने के बावजूद भी कन्विक्शन को आप सेट असाइड नहीं कर सकते, मतलब कन्विक्शन को आप अपास नहीं कर सकते, दोष सिद्ध को आप अपास नहीं कर सकते, कन्विक्शन को हटाओगे नहीं, कन्विक्शन तो सस्टेन कर ही लेगा, ठीक है ना।
आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर कन्फेशन इज प्रोवाइडेड दैट द कन्फेशन इज प्रूव्ड टू बी वॉलंटरली। शर्त ये होनी चाहिए कि जो कन्फेशन दिया गया है सर, जिस कन्फेशन के ऊपर सजा दी जा रही है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया, अपना वाला केस बताता हूं मैं, डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया, तो जिस स्टेटमेंट के ऊपर, जिस कन्फेशन स्टेटमेंट डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया गया, वो जो स्टेटमेंट है सर, वो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्टर को जो मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए ए ने स्टेटमेंट दिया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब को जो स्टेटमेंट दिया वो वॉलंटरली होना चाहिए, स्वैच्छिक रूप से दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर धमका रहा है उसको कि बता, तो स्वैच्छिक रूप से दिया ना, बात समझ में आई। तो ये कह रहा है कि सर हो सकता है, लेकिन बस कन्फेशन जो ये साबित हो जाना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो वॉलंटरी हो और ट्रूथफुल हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंड्यूसमेंट। एनी इंड्यूसमेंट मतलब, इंड्यूसमेंट का क्या अर्थ है यहाँ पे, बताइए मुझे, क्या मतलब होगा यहाँ पे एनी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का सिंपल सा अर्थ है यहाँ पे कि कोई उत्प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कर दे और उसको उत्प्रेरित नहीं करोगे, ठीक है ना। इट इज फ्री फ्रॉम एनी इंड्यूसमेंट। द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ सच कन्फेशन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू होम इट इज मेड। ये भी निर्भर करता है भाई किसको दे रहे हो, भाई किसको आप कन्फेशन दे रहे हो वो भी तो डिपेंड करेगा ना। आप डॉक्टर को दे रहे हो, आप नर्स को दे रहे हो, आप कांस्टेबल को दे रहे हो, आप चौकीदार को दे रहे हो, या आप ड्राइवर को दे रहे हो, किसको दे रहे हो कन्फेशन, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर मान लीजिए गांव का चौकीदार है, उस चौकीदार ने आपको मर्डर करते हुए भागते हुए पकड़ लिया और उसको आपने कथन दिया, तो चौकीदार को दिया हुआ कथन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी है टू टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। समझ में आई बात। कन्फेशन आप जिसको भी दें, स्वीकृति आप जिसको भी दें, वो बहुत अहम है। गोइंग बाय द नेचुरल कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, नॉर्मली ए पर्सन वुड कन्फाइंड about a crime committed by him only with such a person in whom he has implicit faith। आदमी उसी को बताता है जिसके ऊपर क्या होती है सर, बहुत ज्यादा फेथ होता है, विश्वास होता है, उसे उसी को देता है ना। जैसे दो दोस्त हैं, एक एक रात पहले कोई मर्डर करके आया है, अगले दिन दोस्त के साथ वो पार्टी चल रही, शराब पार्टी, अब वो वहां पे उसको बता रहा है, तो मतलब इम्प्लिसिट फेथ है उसको, उसके ऊपर, दोस्त के ऊपर अपने, तभी तो बता रहा है। डॉक्टर को क्यों बता रहा है, ताकि डॉक्टर इलाज करे। फेथ, अब भाई डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना, डॉक्टर से क्या चीज छुपी है, बात समझ में आई। तो डॉक्टर को हर चीज बता रहा है वो। तो ये कहना चाह रहा है कि सर देखो, आदमी उसी को बताता है जिसको उसके ऊपर फेथ होती है। आगे देखिए, नॉर्मली ए पर्सन वुड नॉट मेक ए कन्फेशन टू समवन हु इज टोटली ए स्ट्रेंजर टू हिम। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी उसको कन्फेशन नहीं दे देता है जो उसके लिए टोटली एक स्ट्रेंजर होता है। ऐसे थोड़ी ना कोई मर्डर करके आएगा और नहीं चाय की थड़ी वाले को बता रहा है कि भैया मैंने मर्डर किया है। ये बताइए आप, ऐसा हो सकता है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, देखिए अगर आदमी को फेथ है तभी तो स्टेटमेंट को बता रहा है उसके सामने, और जब स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू तो है, पर वो वीक एविडेंस है। आगे देखिए, मोरओवर द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद द रिलायबिलिटी ऑफ द कन्फेशन। और कोर्ट को क्या होना चाहिए सर, जो रिलायबिलिटी ऑफ द कन्फेशन है उससे भी कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। कि कैसे, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो बताएगा मुझे यहाँ पे रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिलायबिलिटी हियर। द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद द रिलायबिलिटी ऑफ द कन्फेशन। भाई कोर्ट को इससे सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ हम इस स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हैं, इस कथन पर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारे पास में प्रॉपर फैक्ट्स हैं कि स्टेटमेंट वॉलंटरी दिया गया था और ये स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस दिया गया था। अगर कोर्ट को ये लगता है तो ही कोर्ट उस पर रिलाई करे, वरना उसको डिसऑन करे, डिस्कार्ड करे। ना माने कोर्ट, मना करते कि नहीं 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 एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन नहीं मानेंगे, हमें इसमें थोड़ा सा ये वॉलंटरी नहीं लग रहा, हमें स्वैच्छिक रूप से नहीं दिया गया लग रहा है। कोर्ट को कोर्ट स्ट्रांगली रिलाई करे कि नहीं नहीं यार ये सही। अभियोजन जो केस बता रहा है, देखिए प्रोसिक्यूशन के पास ज्यादा सबूत नहीं होते हैं, जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए सुन लीजिए। देखिए प्रोसिक्यूशन के पास ज्यादा केसेस नहीं होते हैं, तो कोर्ट को एक पिक्चर दिखानी पड़ती है कि सर ऐसा 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 हुआ है, और उस पिक्चर की लिंक्स बनाने पड़ते हैं। जैसे इसके पहले जो केस हमने पढ़ा कलिंगा वाला, कलिंगा अलियास कुशल, उसमें भी तो यही बात थी। कोर्ट ने तो बोला कि जब तक पारिस्थितिक क्या श्रृंखला,
जब तक पार्शियल श्रृंखला पूरी नहीं होगी, जब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट नहीं होगी, यू कैन नॉट कन्विक्ट ए पर्सन, यू कैन नॉट कन्विक्ट ए पर्सन। आगे देखिए, कीपिंग इन द व्यू द सर्कमस्टेंस ए मैटर एज ए मैटर ऑफ रूल कोरोबरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब कोर्ट कह रहा है, देखिए नियम ये है कि कोरोबरेशन जरूरी नहीं है, और अभी हमने क्या क्या जजमेंट पढ़ा जहां पे कोरोबरेशन रिक्वायर्ड था। इसलिए कह रहे हैं सर, जजमेंट, हर जजमेंट अलग अपने आप में एक नई कहानी बयां करता है। इसने तो बोल देना कि एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन में कोरोबरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरा जजमेंट अभी हमने पढ़ा, मैं आपको भेज दूंगा वो जजमेंट भी, उसमें लिखा हुआ है कि सर्कमस्टेंशियल, अगर केस सर्कमस्टेंशियल पे है तो कोरोबरेशन होना चाहिए। अदर एविडेंसेस भी आप देखिए एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन में, ये भी दो जजेस बेंच है, वो भी दो जजेस बेंच है। थोड़ा बहुत कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन चलता है क्रिमिनल केसेस में। अब क्या पता, ये जो केस, जिस केस पे हम बात कर रहे हैं, इसके फैक्ट्स हमें नहीं पता, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रेशो, इसको बोलते हैं रेशो। क्या हेल्ड किया कोर्ट ने, क्या प्रिंसिपल हेल्ड किया, क्या सिद्धांत न्यायालय ने बताया। अब यहाँ पे लिखा है एज ए मैटर ऑफ रूल द कोरोबरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और वहीं पे भी हमने वो कलिंगा वाला केस पढ़ा जहां पर वहां बोला है कि भैया अदर एविडेंसेस पे रिलाई करना पड़ेगा। अदर एविडेंसेस पे तब रिलाई करोगे ना जब कोरोबरेटिव संपुष्ट साक्ष्य होंगे आपके पास। अगर कोर्ट कह रहा है कि और भी एविडेंसेस देखने पड़ेंगे, आप किसी को ऐसे कन्विक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होता है, केसेस में कन्फ्लिक्चुअल चलता है। जैसे कुशाल राव बोल रहा है कि सर एक स्टेटमेंट पे रिलाई कीजिए, वहीं पे पकड़ा नारायण स्वामी बोल रही है, पलविंदर कौर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं दोनों को साथ में लीजिए। तो ये बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं लॉ के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रिंसिपल इसमें हेल्ड किया है, वो रूल भी दूसरे केस में जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर केस का फैक्ट अलग है। अरे सर, हर क्राइम के फैक्ट अलग है, ये बात चलिए। तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल जो है, जैसे अभी इन्होंने लिख दिया कि कोरोबरेशन एज ए मैटर ऑफ रूल कोरोबरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो पॉइंट है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं ओबिटे डिक्टा। क्या बोलते हैं, हर जजमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रेशो डिसेंडाई, ये लैटिन मैक्सिम, इसकी हिंदी बताना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। दो जजमेंट में मेनली दो चीज होती है, एक होते हैं रेशो डिसेंडाई, मतलब वो रेशो जिस पर केस डिसाइड किया गया, एक होता है ओबिटे डिक्टा। ओबिटे डिक्टा मतलब आसपास की जो बात कोर्ट बोल रहा है केस से हटकर, जो केस का इशू है ही नहीं, जो केस में क्या है, इशू नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो जोश में आके दो चार बातें और इधर उधर की लगा के बोल दी, वो ओबिटे डिक्टा है। उस पर केस की मेरिट्स पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे जैसे मैं एक जजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, भारतीय नागरिक सूचना संहिता में आपको पढ़ाऊंगा, विनुभाई हरिभाई मालवीय वाला केस। अब उस केस में क्या था, उस केस में एक पॉइंट कोर्ट ने वहां से लाके बोल दिया जहां से पूरे डिस्प्यूट शुरू होगी। कोर्ट ने एक लाइन क्या बोल दी कि भैया कॉग्निजेंस चार्जशीट के बाद भी हो सकता है, मतलब वो ऐसा कोर्ट ने बोला कि एक बार अगर कॉग्निजेंस हो गया तो कॉग्निजेंस के बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हो 56(3) का। और जस्टिस आरिफ नरीमन ने शायद जजमेंट दिया है। यू मस्ट रीड दोस जजमेंट ऑल्सो। अब मैं आपको, जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, प्रोसीजर लॉ पढ़ेंगे, विदाउट जजमेंट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दीज प्रोविजंस। देखिए ये जजमेंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अब देखिए मेरा उद्देश्य आपको आरजेएस बनाना है, ये आपका मन है, आपकी इच्छा है आरजेएस बनना है बनो, एपीओ बनना है बनो, वकालत करनी करो, पर लो पढ़ लो एक बार। तुम्हें अगर लो की समझ है ना सर, यू कैन डू एनीथिंग। 15-16 महीने में तो मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना जो आरजेएस में आते हैं। आपको जो इच्छा है आप वो बनिए। मैं आपके पंखों को उड़ान देना चाहता हूँ ना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, नहीं बेटा आरजेएस में निकल, आरजेएस के आगे आगे भी बहुत दुनिया है। समझ में आई बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आरजेएस आरजेएस जो बन गए वही सबसे सफल जीवन के व्यक्ति हैं। ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ किया है लेकिन वो आरजेएस नहीं बन पाए थे। जैसे एक अपने हाईकोर्ट जज हैं, नाम बताऊं उनका, मैं नाम बताऊं, ऑनरेबल जस्टिस गणेश राम मीणा, नाम सुना है आपने उनका? हाईकोर्ट जज हैं अभी। सिविल जज 2-3 इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, एडीजे 2-3 इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, वकालत करी और आज हाईकोर्ट जज है। एक गुजरात हाईकोर्ट में जज हुआ करती थी निशा एम ठाकुर, उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, मल्टीपल, कहीं नहीं हुआ, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, नाउ शी इज ए हाईकोर्ट जज। तो चीजें समय लेती है अपना। लेकिन आप सिर्फ ये सोचे कि अभी बहुत सारे बच्चे असफल जो है आरजेएस में इस बार, जो असफल होते हैं, बहुत निराश। एक लड़की से मिलके आया था मैं अभी, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन,
मतलब मेडिसिन चल रही है, नींद लेने की मेडिसिन डॉक्टर दे रहा है। मुझसे पूछा किस चीज के लिए आपको डिप्रेशन है? सर आरजेएस। तो मैंने बोला आरजेएस कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जिसके लिए आप डिप्रेशन में जाया जाए। जीवन में सफल नहीं बनो तो डिप्रेशन में जाना। लेकिन अगर आप ये जीवन का पैमाना समझते हैं कि आप एक जज बन के सफल हो पाएंगे, तो समाज तो किसी से भी खुश नहीं है। समाज खुश है क्या? और सोसाइटी के खुश मत करो, आप अपनी खुशी देखिए। आपकी खुशी किस में है? कानून पढ़ लीजिए अच्छे से। मेरा ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन। जैसे मैंने आई हैव डिसाइडेड टू टेक 80-90 लेक्चर्स फॉर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर मुझे लगेगा 120 लेक्चर लें तो 120 लूंगा। तो लो तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए वैकेंसी आ गई 5 महीने बाद, तो बोलो सर वैकेंसी आ गई तो आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा कोर्स जब समय खत्म होगा तभी खत्म होगा। तुम कोचिंग भले से एक ही, मैं चाहता हूँ तुम एक बार ही कोचिंग करो, वरना 5 महीने की ये जो कोर्स है ना पूरा 18 सब्जेक्ट्स, उसको खत्म करने में मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे अगर मैं अपनी पे आ गया तो। पर आधी चीजें बताऊंगा नहीं तो फिर तुम समझोगे क्या? अब ये सब थोड़ी पढ़ाऊंगा फिर उसमें ध्यान से कि देखो ये सब होता है। और ये सब पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि तुम्हारा डर खत्म हो। जो तुम्हारा फोबिया होता है ना जजमेंट रीड करने का कि यार जजमेंट कैसे पढ़े, वो डर निकलना चाहिए। ठीक है सर। अब देखिए जनरल रूल तो ये बोला है कोर्ट ने, अब आगे पढ़िए इसको। हाउएवर इफ एक्सट्राजुडिशियल कन्फेशन इज कोरोबोरेटेड बाय अदर एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इट एक्वायर्स मोर क्रेडिबिलिटी। अगर आप कोरोबोरेशन कर लोगे ना तो और ज्यादा क्या हो जाएगा सर, जजमेंट, आपका जजमेंट और ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा ना, विश्वसनीय। तो सामान्य नियम तो क्या है कि कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो और ज्यादा। अब ये देखा जाए तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ही नहीं सर, हुआ क्या कॉन्ट्रडिक्शन? लेकिन जनरल रूल नहीं बोलना चाहिए था ना इन्हें, इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी एज अ मैटर ऑफ रूल। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ रूल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये नहीं लिखना चाहिए था इन्हें, पर ठीक है, दे आर सुप्रीम कोर्ट, दे कैन राइट व्हाट दे वांट टू राइट। बात समझ में आई? तो these are the guiding principles of भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आप चाहें तो यहाँ पे पोज करके लिख लेना या फिर जजमेंट निकाल के पढ़ लेना। इंडियन कानून ही खोलता हूँ मैं। एक टाइम था, एक बार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हाई कोर्ट की बात है। हाई कोर्ट की रूलिंग में एक एडवोकेट साहब ने इंडियन कानून के पन्ने पेश कर दिए। किसके पन्ने पेश कर दिए? अब इंडियन कानून में भी गेट ए डॉक्यूमेंट, गेट ए पीडीएफ ऊपर से आता है। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम हाईकोर्ट की बात थी, हाईकोर्ट में उन्होंने इंडियन कानून से निकाला हुआ प्रिंट दे दिया। हाईकोर्ट जज थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, गिव मी सम ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब क्या होता है फिर? ऑथेंटिक सोर्स का मतलब है मनुपात्रा, एआईआर, एसएससी, दीज आर द ऑथेंटिक सोर्स। जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन होती है। क्या होती है जिसमें? पेड सब्सक्रिप्शन आपको ऑथेंटिक जजमेंट देंगे। यूजुअली क्या होता है कि जजमेंट्स एडिटेड भी हो जाते हैं। सोर्स कोड ही तो है ना सर, क्या है जजमेंट? वेबसाइट पे जो ओपन सोर्स पे पड़ा हुआ है उसको तो कोई भी एडिट करके प्रिंट निकाल सकता है ना। तो क्यों कह रहा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसीलिए कह रहे हैं कि एक ऑथेंटिक सोर्स को आप दीजिए ताकि हम उसका साइटेशन डालें। बात समझ में आई? चलिए देन वेरी वेल, समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या सिद्धांत है इसका पूरा। चलिए एक हेडिंग लिखिए, फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, संस्वीकृति के प्रारूप। संस्वीकृति के प्रारूप थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ठीक है ना? इसको मैंने आपको एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन समझा दिया, अब मैं बस लिखवाने का काम है मेरा। लिखिए, ए कन्फेशन में अकर इन एनी फॉर्म, ए कन्फेशन में अकर इन एनी फॉर्म। संस्वीकृति को किसी भी प्रारूप में लिया जा सकता है। संस्वीकृति को किसी भी प्रारूप में लिया जा सकता है। संस्वीकृति को किसी भी प्रारूप में लिया जा सकता है। संस्कृति को किसी भी प्रारूप में लिया जा सकता है। इट मे बी मेड टू द कोर्ट इटसेल्फ, ये न्यायालय के समक्ष भी दिया जा सकता है। ये न्यायालय के समक्ष भी दिया, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ये न्यायालय के समक्ष भी दिया जा सकता है। ये न्यायालय के समक्ष भी दिया जा सकता है। ब्रैकेट में लिखिए जुडिशियल कन्फेशन, ब्रैकेट में लिखिए जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति। न्यायिक ब्रैकेट में लिखना, न्यायिक संस्वीकृति, न्यायिक संस्कृति। और टू एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट, और टू एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट, और न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति को, और न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति को, और न्यायालय के बाहर किसी भी व्यक्ति को,
उसको लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति, गैर न्यायिक संस्वीकृति, ब्रैकेट में लिखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, थोड़ा तेज लिखेंगे। While judicial confession is a good piece of evidence, while judicial confession is a good piece of evidence, जहां जहां पूर्ण विराम लगा देना, जहां न्यायिक संस्वीकृति, न्यायिक संस्वीकृति एक अच्छा साक्ष्य माना गया है, एक अच्छा साक्ष्य माना गया है, एक अच्छा साक्ष्य माना गया है, कोमा, the extrajudicial confession is a weak evidence, कोमा, the extrajudicial confession is a weak evidence, the extrajudicial confession is a weak evidence, वहां वहां गैर न्यायिक संस्वीकृति को, वहां गैर न्यायिक संस्वीकृति को एक कमजोर साक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है, एक कमजोर साक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है, एक कमजोर साक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है, गैर न्यायिक संस्वीकृति को कमजोर साक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है, कमजोर साक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है। और इसे न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए, और इसे न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए। एंड it has to be used, and it has to be used, and it has to be used with great caution, and it has to be used with great caution, सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए। परसों क्लास नहीं होगी, बुधवार है ना, परसों बुधवार को क्लास नहीं होगी, आई एम गोइंग टू होम। वो क्या, थोड़ा सा म्यूट करके बताता हूँ। समझ में आएगी कहानी, ठीक है। एंड इट हैज टू बी यूज्ड विद ग्रेट कॉशन, इसे सावधानी पूर्वक लिया जाना चाहिए। बच्चा पूछ रहा है सर क्या क्या बोला कुछ नहीं, वो शादी है अगले महीने मेरी, तो विनायक की स्थापना करेंगे, तो उसके लिए मुझे घर बुलाया है। गणेश जी को जो निमंत्रण कार्ड देते हैं, पहला पत्र, उसके लिए घर जाना पड़ेगा, यही बोला। और क्या बोला, चस्का बच्चों में जानने का, क्या बोला। चलिए आगे लिखिए, पैराग्राफ से लिखिए। ए कन्फेशन में बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, ए कन्फेशन में बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, एक संस्वीकृति लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकती है, एक संस्वीकृति लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकती है, एक संस्वीकृति लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रेलेवेंसी ऑफ कन्फेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रेलेवेंसी ऑफ कन्फेशन, it is not necessary for the relevancy of confession that it should be communicated, to some other person, to some other person, to some other person, to some other person। संस्वीकृति के लिए आवश्यक नहीं है कि, संस्वीकृति के लिए आवश्यक नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में संसूचना दी जाए, किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में संसूचना दी जाए, किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में, अन्य व्यक्ति को उसके बारे में संसूचना दी जाए। It may even consist, it may even consist, it may even consist conversation to oneself, it may even consist conversation to oneself। इसे तब भी माना जाएगा, इसे तब भी माना जाएगा, लिखिए, इसे तब भी माना जाएगा, थकिए मत, जल्दी जल्दी लिखिए। इसे तब भी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं से ही कोई बातचीत की गई हो, जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं से ही कोई बातचीत की गई हो। बहुत आदमी की हैबिट होती है ना डायरी में नोट करने की हर चीज को, तो व्हाट ही इज डूइंग, होता है ना कि भैया कोई आदमी हो जिसको जिसको मजा आता हो कि खुद का रिकॉर्ड लिखने में, आज मैंने इसको इतने बजे वहां मारा, डायरी में हर चीज नोट करता। हो सकता है ना कोई साइको हो, या फिर होता है ना कोई साइको हो जो कांच के सामने खड़े होकर बात करता हो, उसको लगता होगा कि यार एक पब्लिक वॉशरूम में रात, लेकिन रात को 2 बजे से पूरा खाली है, और वॉशरूम में खड़े होकर बात कर रहा है कि आज तो उसको मारा है मैंने और बदला लिया है सालों का। हाँ, और क्या पता वहीं पे कोई सुन रहा हो उसकी बात को। तो जरूरी नहीं कि आप किसी से बात करें, उसको बताएं। कन्फेशन वो भी होता है कि अगर आदमी खुद से ही बात कर रहा है या खुद की डिटेल में नोट करता है हर जगह, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कन्फेशन, ठीक है ना। आगे लिखिए,
आगे लिखिए। एक और चीज होती है टॉकिंग इन स्लिप, नींद में बात करना। बहुत से लोगों को इंसोम्निया होता है ना, कि जो नींद में बात करते हैं, चलते हैं खुद से, उसको भी आप कन्फेशन मानते हैं। लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट्स के कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन भी, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें वो क्या करता है, आदमी अपनी पत्नी को मारने के बाद गांव भर में चिल्लाता रहता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है ना, तो गांव भर में चिल्लाता है। तो कोर्ट कहता है कि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कन्फेशन, वो कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन किसी को बोलना होगा प्यार से बिठा के। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस। मैं आपको दोनों पार्ट इसलिए बताता हूं ताकि आपके अंदर एनालॉजिकल माइंड डेवलप हो, आप सोचने समझने की क्षमता हो आपके अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर आपको समझ में आता है ना, अगर आपके अंदर वो माइंड डेवलप हो चुका है, वो माइंड जनरेट हो चुका है, देन यू विल डू मिरेकल्स इन द एग्जामिनेशन, या फिर जहां पे भी आप जाएंगे। लीगल थिंकिंग है तुम्हारे अंदर तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर लोग का कक्का नहीं आता, रट्टा मार के जज बन गए, तो फिर इज्जत नहीं है जीवन भर की, याद रख लेना। मैं चाहता हूं समाज को एक ऐसे व्यक्ति देना जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। चलिए आगे लिखिए। हेडिंग डालिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। हेडिंग डालिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में देयर इज ए लैंडमार्क जजमेंट। किसका नाम लिखिए? रहीम बेग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब मैंने आपको रिसेंट जजमेंट लिखवाया है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर। अरे गैर न्यायिक संस्वीकृति के ऊपर अभी मैंने आपको रिसेंट जजमेंट लिखा है 2-3, लेकिन अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ऊपर लैंडमार्क लिखिए। पहले मैंने आपको कन्फेशन के लैंडमार्क जजमेंट लिखा है, कन्फेशन के ऊपर। कंफ्यूजन, बच्चे इसे देखने जाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ बताना पड़ेगा। देखिए सर, हमने कन्फेशन डिस्कस किया, मैंने इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट लिखा है आपको कि कन्फेशन क्या होता है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, ये 164 है। जुडिशियल कन्फेशन के लैंडमार्क जजमेंट मैं नहीं लिखवा रहा। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी सेक्शन होगा वो वहां देखेंगे और वहां लिखेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट था वो था, मतलब न्यायालय के बाहर जो भी आप जजमेंट दे रहे हो, आउटसाइड कोर्ट जो भी आप जजमेंट स्टेटमेंट दे रहे हो, इसके जजमेंट हमने 2 लिखे। लिखे ना इसके दो जजमेंट, कलिंगा कौशल वाला लिखा और एक ये वाला लिखा। अब इसी में कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी लिख लो, प्री में क्या पता लैंडमार्क पूछ ले, रिसेंट ना पूछे तो। इसका नाम लिखिए, रहीम बेग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कैपिटल लिखता हूं, पीछे तक दिखेगा। रहीम बेग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज 1973 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें। इसमें मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं, लिखिए। इन एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नेसेसरी, फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नेसेसरी। गैर न्यायिक संस्वीकृति में, गैर न्यायिक संस्वीकृति में निम्नलिखित निम्नलिखित होना अति आवश्यक है। गैर न्यायिक संस्वीकृति में निम्नलिखित होना अति आवश्यक है, निम्नलिखित होना अति आवश्यक है। पहला पॉइंट लिखिए प्लीज, पहला पॉइंट लिखिए, reproduction of the exact word, reproduction of the exact words, reproduction of the exact words, कहे गए शब्दों को पुनः दोहराने की परिकल्पना, कहे गए शब्दों को पुनः दोहराने की परिकल्पना, कहे गए शब्दों को पुनः दोहराने की परिकल्पना। मान लीजिए एक आदमी अपने दोस्त को बताया कि आई डिड सो एंड सो सो एंड सो। अब उसका दोस्त जो है, क्या उसका दोस्त
एग्जैक्ट हूबहू वही बात न्यायालय के सामने रिपीट कर सकता है? पहली बात है, क्या आप एग्जैक्ट सेम टू सेम शब्द से बात न्यायालय को बोल सकते हैं बिना नमक मिर्च मसाला लगाए? दैट इज द फर्स्ट थिंग कि जो शब्द कहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, देखिए जो जुडिशियल कन्फेशन है, देखिए ये जो होता है ना, ये तो पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा एक एक शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका साइन किया जाता है। 164 का जो तीसरा है उसमें पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। 164 का जो चौथा है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा है, उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है। 164 का क्लोज 4 है, उसमें एक फॉर्मेट है पूरा कि क्या बोलेगा वो, कैसे उसको नोट किया जाना है। लेकिन इधर कोई फॉर्मेट है क्या? इधर कोई फॉर्मेट नहीं है। आप डॉक्टर से कन्फेस कर रहे हो कि हाँ मैंने उसको मारा गोली, क्या एग्जैक्ट वर्ड रिपीट होंगे? क्या पता उसने बोला हो कि यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, क्रॉस फायरिंग में मैंने भी उसको एक दो गोली चलाई, मेरे को एक गोली लग गई। अब शब्दों को किस तरह से बोला गया है, क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप वो जो शब्द बोले गए हैं आपको उनको आप टोटली रिपीट करें? द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द एक्स्ट्राडिशन इज दैट। द सेकंड रिक्वायरमेंट यू मस्ट राइट, यू मस्ट राइट अबाउट द सेकंड रिक्वायरमेंट। देखिए दूसरा लिखिए, द रीजन एंड मोटिव फॉर कन्फेशन, द रीजन एंड मोटिव फॉर कन्फेशन, द रीजन एंड मोटिव फॉर कन्फेशन। संस्वीकृति के लिए हेतु और हेतुक, संस्वीकृति के लिए हेतु और हेतुक, संस्वीकृति के लिए हेतु और हेतुक, द रीजन एंड मोटिव फॉर कन्फेशन। अब जिसको नहीं पता रीजन क्या है और मोटिव क्या है, तो जाके पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। आई हैव डिस्कस्ड अलॉट अबाउट इट, द सेम पॉइंट। द थर्ड पॉइंट यू मस्ट राइट, द थर्ड पॉइंट यू मस्ट राइट, the person selected in whom confidence is reposed, the person selected in whom confidence is reposed, in reposed, REPOSED, the person selected in whom confidence is reposed। जिस व्यक्ति को संस्वीकृति के लिए चुना गया है, जिस व्यक्ति को संस्वीकृति के लिए चुना गया है, उसमें 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 उस व्यक्ति का विश्वास होना, उसमें उस व्यक्ति का विश्वास होना, क्योंकि विश्वास है तभी तो सच है। तुम स्ट्रेंजर को दोगे क्या? तुम क्या किसी अनजान आदमी को दोगे? यही जजमेंट में बोला था ना उसमें, अभी जो जजमेंट बताया था मैंने आपको, कि किसी अनजान आदमी को आप कन्फेशन देंगे अपना? अरे भैया मैं तो रोज घूमता हूँ मार्केट में, दिन में यहाँ बैठा रहता हूँ क्लासेस में, मुझे तो आज तक किसी ने कन्फेशन दिया नहीं, तो मेरा विश्वास हासिल नहीं लोगों को, सर यही हुआ। और तुम्हें भी नहीं दिया तो मतलब लोग भी तुम पे विश्वास नहीं करते। तो मतलब जब तक कॉन्फिडेंस रिपोज ना हो तब तक आप, दिस इज द रहीम बेग इज द लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड। देयर इज वन मोर जजमेंट, एक दो जजमेंट जो लैंडमार्क्स हैं मैं उनको लिखवा देता हूं। एक लिखिए मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मक्खन सिंह, अभी एक और मक्खन सिंह का जजमेंट आया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का, अभी रिसेंटली रीड किया है मैंने। एक और मक्खन सिंह का केस आया, लेकिन वो मक्खन सिंह वो किसी और टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ये मक्खन सिंह नहीं है। मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ आया अभी एक रिसेंट जजमेंट। मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। This is 1988 Supreme Court, and what was discussed in this case was me. इस केस में ऐसा हुआ था सर, एक आदमी को बहुत हरेस किया जा रहा था। क्या किया जाता था? हरेसमेंट था। मान लीजिए किसी को बुली कर रहे हो आप गांव में, किसी को बैठ के उसके मजाक उड़ा रहे हो, तो वो क्या करता है, किसी आदमी से बोलता है कि प्लीज यार मेरी हेल्प करो, ये सब परेशान कर रहे हैं, तो वो आदमी उसकी मदद नहीं करता।
कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है कि जो आदमी मदद मांग रहा था उस आदमी ने किसी को मार दिया है, वो हरेसमेंट से परेशान होके उसने किसी की डेथ कोज कर दी है। ऐसा हो मक्खन सिंह के अंदर। मान लीजिए ए को, मान लीजिए एक बी आद नाम का आदमी जो ए को बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, हरेस कर रहा है। इसने सी से हेल्प मांगी लेकिन सी ने इसकी कोई मदद नहीं करी। बाद में मालूम पड़ता है कि ए ने बी को इसकी डेथ कोज कर दी है, और ये जाके बोलते हैं कि सर कन्फेशन दिया है उसने मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है मक्खन सिंह वाले केस में कि ये कन्फेशन नहीं है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस इज नॉट ए कन्फेशन, ठीक है ना। क्या मारने के बाद बोला नहीं? अरे पहले तुझसे कोई मदद मांग रहा है, अरे तुम ये सोचो, आज तुम परेशान हो किसी चीज के चक्कर में और तुम्हें पता है कि यार वो आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज यार कुछ मदद कर। आपने उसकी कोई मदद नहीं करी, ठीक है ना। बाद में मालूम पड़ा है कि उस किसी ने उसका उसकी डेथ कर दी है, और तुम पुलिस को जाके बोलो, और तुम पुलिस को जाके क्या बोलते हो, तुम पुलिस को जाके ये बात कहते हो, देखो सर इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको परेशान करता होगा शायद, इसलिए मारा है, उसने मुझसे भी मदद मांगी थी उसको। अब आप ये कन्फेशन वो नहीं होता है। संस्वीकृति क्या है? आपने ऑफेंस किया है, आप उसका एडमिशन कर रहे हो कोर्ट के सामने, आप उसको स्वीकृति दे रहे हो, तब जाके वो संस्वीकृति बनेगी। कन्फेशन क्या है? एडमिशन ऑफ ए गिल्ट या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। ये हुआ, आप अभी स्वीकृति दे रहे हो अपने किए गए अपराध के बारे में, आप अभिभाग कर रहे हो अपने अपराध के बारे में, यही तो होता है। तो मक्खन सिंह में क्या लिखा वो लिखिए। लिखिए, the Supreme Court held that the Supreme Court held that the Supreme Court held that a statement given prior to the offense, a statement given prior to the offense, न्यायालय ने अभिनित किया कि अपराध के पूर्व दिया गया कथन, अपराध के पूर्व दिया गया कथन संस्वीकृति के दायरे में नहीं आता। अपराध के पूर्व दिया गया कथन संस्वीकृति के दायरे में नहीं आता, संस्वीकृति के दायरे में नहीं आता, ठीक है। And there is lot of judgments in that regard. You can read it. ठीक है, there are a lot of judgments on the same point. चलिए हेडिंग लिखिए, confessions when irrelevant. confession when irrelevant. संस्वीकृति को असंगत या फिर संस्वीकृति को विसंगत कब माना जाएगा? संस्वीकृति को विसंगत कब माना जाएगा? निशान लिखिए प्लीज, फोन साइड में रखिए। संस्वीकृति को विसंगत कब माना जाएगा? और फोन से इतना प्यार क्यों है आपको? छोड़ दो बस उसे। तो पता है सबसे ज्यादा टाइम क्या खराब कर रहा है आज की जनरेशन का? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है किसी को भी। 15-30 सेकंड की रील जो खुशी देती है, उसको बाद जो स्क्रॉल करने की खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा फोन का एडिक्ट हूँ। क्या हूं मैं? हर चीज पे ठीक लगती है। जिन्हें मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो फोन चेक करता हूँ, फोन आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं पेपर बना रहा हूँ या फिर मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, वो एक बैलेंस बनाना सीखे लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि फोन चलाना ही छोड़ दीजिए, कीपैड अपना लीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं, तो बनते भी हैं जज, उसमें से 1-2%, एक मतलब आप मान लीजिए 200 में से 2-3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कीपैड फोन रख के जज बने होंगे। वो जमाना नहीं है देखो सर आज का। आपको लाइलो भी पढ़ना है, आपको 12 बेंच भी पढ़ना है, यू टू रीड मल्टीपल साइट्स, आपको जहाँ पे जाके कंटेंट देखना पड़ेगा। आपको सर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पे जाके उसको सर्च भी करो, देखो यार क्या है वो टॉपिक। अब मैं उस चीज़ पे फेवर वाला आदमी हूँ। मेरी सोच वो नहीं है कि, मुझे लगता है कि अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे चीज़ों के मध्य तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो बैलेंस बनाना सीखिए, और जो आदमी बैलेंस बना लेगा आदमी हो जाएगा सर। मलखान मक्खन मक्खन सिंह हिंदी में नहीं लिखवाया है सर।
हिंदी में नहीं लिखवाया मक्खन सिंह को? क्या लिखवाया मैंने? हाँ लिखवा दिया मैंने, एक बार रिपीट, एक बार जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने लिखवा दिया है। चलिए लिखिए इसमें, लिखिए इसमें सेक्शन 22, सेक्शन 22 23 provides for दो सर्कमस्टांसेस धारा 22 व 23 के अंतर्गत वह परिस्थितियां दी गई है जहां 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 संस्वीकृति स्वैच्छिक रूप से नहीं दी गई है, जहां संस्वीकृति स्वैच्छिक रूप से नहीं दी गई है। Circumstances in which confession is not voluntary, in which confession is not voluntarily सच्ची रूप से नहीं दी गई है, and therefore not relevant नहीं दी गई है, इसीलिए वह विसंगत है। आगे लिखिए, इनवॉलंटरी कन्फेशन are never received in evidence. Involuntary confessions are never received in evidence. अस्वैच्छिक संस्वीकृतियों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जाता। अस्वैच्छिक संस्वीकृतियों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जाता। Involuntary confession are never received in evidence. ठीक है, we will discuss section 22 today. अब 22 समझिए। लास्ट क्लास में हमने दिखाया था आपको कि एक प्राधिकारवान व्यक्ति होता है, there is a person in authority, जहां पे भी वो आदमी आ जाएगा तो कन्फेशन की वॉलंटरीनेस खत्म हो जाएगी, स्वैच्छिक रूप से दिया गया कथन खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? प्राधिकारवान व्यक्ति वॉलंटरी जो भी उसका एलिमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो बेसिक एसेंस ऑफ कन्फेशन है, संस्कृति का जो बेसिक या फिर एक बहुत आधारभूत ढांचा है वो खत्म हो जाता है। और एक बहुत ही आधारभूत सार ये है कन्फेशन का कि ये तो देखो क्या होना चाहिए सर, वॉलंटरी होना चाहिए और ट्रुथफुल होना चाहिए। एक तो स्वैच्छिक हो, एक सच्चाई हो। एक तो आदमी स्वैच्छिक बता रहा है, अरे हो सकता है ना कि वो 100 किलोमीटर दूर किसी को गोली मार के आया और बोल रहा है कि सर 5 किलोमीटर दूरी गोली मारी है। दोनों चीजें क्या है सर, स्वैच्छिक भी होना चाहिए और सच्चाई भी होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ ट्रूथफुलनेस मस्ट बी देयर। देखिए एक लाइन लिखी है इन लोगों ने सेक्शन 22 के अंदर, ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड। जरूरी क्या कि कन्फेशन अक्यूज पर्सन ही दे? लिखा हुआ है ना, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति। इट इज मैंडेटरी कि कोई अक्यूज ही दे? जरूरी है क्या? क्या जब उसने कथन दिया था तब वो अभियुक्त था? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। दो दोस्त है सर, बहुत प्यारे घनिष्ठ, बहुत अच्छी दोस्ती इनकी। एक दिन ये चले गए नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे घूमने। नाहरगढ़ जानते हैं आप लोग? जयपुर में ना नाहरगढ़, अपने पास में ही। नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमने गए, इनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ था लेकिन वापस दोस्त बन गए। होता ना दोस्ती यारी में चलता रहता है, मनमुटाव होता है फिर वापस दोस्त बन जाते हैं। तो सर पहाड़ी पे जाके बीकू एक धक्का देता है नीचे, ठीक है, वापस आता है घर और आके अपने सो जाता है। सुबह से घर वाले पूछते हैं कहाँ गया है, तो ये जाता है पुलिस स्टेशन और एक एफआईआर दर्ज करवाता है।
और ये बताता है पुलिस के एफआईआर में कि हम दोनों रात 10 बजे कहाँ थे साथ में, नाहरगढ़ थे। उसके बाद फिर मेरे को घर से फोन आ गया तो मैं घर आ गया। मतलब अपनी स्टोरी से प्लान करता है। इसके द्वारा एक क्या दी गई, एफआईआर। इसने एफआईआर लिखवाई ना सर, अरे एफआईआर में इसने लिखवाई सारी चीजें कि रात को मैं और मेरे मित्र साथ थे, उसके बाद मेरे मित्र गुम मिल नहीं रहे हैं, लापता की रिपोर्ट दर्ज करवा दी इसने। समझना बात। अब ये जो एफआईआर है जिसमें ये लिख रहा है कि हम दोनों साथ थे रात 10 बजे, तो ये कन्फेशनल नेचर का है या नहीं है? इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? कन्फेशनल प्रकृति है इसकी। तो जब इसने स्टेटमेंट दिया था, क्या उस टाइम वो अक्यूज था? सवाल ये है। तो फिर इसने क्यों लिखा है 22 ने सा? When the confession is given by the accused person, अभियुक्त द्वारा दी गई कोई संस्कृति। तो इसको जो शब्द लिखा हुआ है इसको हमें थोड़ा लिबरल पढ़ना पड़ेगा, लिबरल इंटरप्रिटेशन। हमें लिबरली पढ़ना पड़ेगा इसको, थोड़ा आराम से पढ़ना। ठीक है यार, उस टाइम अक्यूज नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। जब कथन दिया गया था, जब कथन दे रहा है उस टाइम है या नहीं, दैट इज द रिलेवेंट पॉइंट, और हमें उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? कभी कभी बैरेट को आपको बहुत स्ट्रिक्ट रीड करना पड़ता है, कभी कभी बैरेट को आपको लिबरल रीड करना पड़ता है। और ये रीडिंग तब समझेंगे जब आप उसके कंसेप्ट को पकड़ेंगे। तो बैरेट का देखो, लोग किसी को नहीं आता बैरेट से ज्यादा। आरएस बनना है तो बैरेट पे कमांड ले लो, लेकिन कमांड तब आएगी जब समझोगे, और समझोगे तभी कमांड कर पाओगे। तुम सोचो रट लूंगा बैरेट को, ये कर लूंगा, ऐसे से बच्चे बता दूंगा जो 2-3 साल तैयारी करे लेकिन खोप है बैरेट को पढ़ने में। जिस भी कोचिंग में मास्टर ने नोट लिखा दिए उसी नोट्स को पढ़ रहे हैं सालों साल से, और कोई एग्जाम में नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अपने तैयारी में बदलाव नहीं लेके आ रहे, और नहीं लेके आओगे तो मत लेके आओ, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? जब तक तैयारी का तरीका नहीं बदलोगे। आपने बाबर का नाम सुना है? बाबर का, बाबर आजम नहीं, प्लेयर नहीं, क्रिकेटर नहीं, बाबर वो मुगलों वाला, हुमायूं नहीं, बाबर सबसे शुरुआत जो आया। दिल्ली में एक राजा हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? बाबर नहीं, बाबर के पहले नहीं, लास्ट, अरे बस सुनिए, दिल्ली में एक राजा हुआ करते थे। देखिए, कोई भी इंडिया में इन्वेड करता था तो सबसे पहले उसको किससे युद्ध करना पड़ता था? जो मारवाड़ मेवाड़ में जो भी सल्तनत है, इनसे, जो भी रियासत। हम ट्रेडिशनल युद्ध लड़ रहे थे, हाथी घोड़े तलवार ये वो सब। वो लेके आया तोप। क्या लेके आया वो? ईरान के रास्ते। और लगातार युद्ध हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। लेकिन फिर लास्ट टाइम जब आया तो आया तोप लेके। आपने देखो मोहम्मद गजनवी 16-17 बार हारा पृथ्वीराज चौहान से, फिर 18वीं बार जीता। जितनी बार भी, 17वीं 18वीं, इट इज इमटेरियल टू अस, कितनी बार भी जीता। लेकिन बाबर वाज द फर्स्ट वन दो हु इंट्रोड्यूस द तोप। तोप लेके आया तो उसने युद्ध जीत लिया। इधर तो लड़ाई के लिए जाते हमारे, और इधर एक गोला चलता 20-50 को खत्म करता। बात समझ में आई? अगर आपको लग रहा है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस चक्कर से, तो तैयारी में बदलाव कीजिए, और सिर्फ तैयारी में बदलाव कीजिए, लेकिन बैरेट को कांस्टेंट रखिए। बैरेट इज द की टू सक्सेस। आरएस बनना है, बैरेट को उठा लीजिए और बैरेट के ऊपर कमांड बनाइए। आगे चले, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है सर? आगे देखिए 22 में, मेकिंग द कन्फ्यूजन अपीयर्स टू द कोर्ट, एक शब्द लिखा हुआ है, मैं निकालू इधर ही।
पहली बात तो ये कि अक्यूज पर्सन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उस टाइम पे वो अक्यूज था नहीं था, इट इज इमेटेरियल। तो ये इसको थोड़ा लिबरली रीड करना। लेकिन आगे देखिए ये लाइन, कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट। देखिए ये लाइन, अपीयर्स टू द कोर्ट। इसका मतलब क्या है? जो सबूत का भार है, सबूत का भार किसके ऊपर है? सबूत का भार किसके ऊपर है? सबूत का भार देखिए 22 जो सेक्शन है, सुनिए 22 सेक्शन जो है उसमें मैंने आपको पहले समझा दिया एक क्लास पहले कि 22 में दिए गए कथन जो सामान्य रूल है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो रूल्स दिए हुए हैं, इट इज, इसमें क्या हो रहा है सर, एडमिसिबल नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते, मतलब टेक्निकली वो इररिलेवेंट हो रहा है। तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है किसके ऊपर? अपराधी के ऊपर, कि वो साबित करे कि उस दिन पुलिस वाला कमरे में था या फिर जो डीएसपी उस कमरे में था। बहुत गंभीर, मतलब आप समझ लीजिए सबूत का जो भार है, उस जो साबित करने का जो भार है वो ज्यादा हाई नहीं है अपराधी के ऊपर। मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द अक्यूज इज नो सो स्ट्रिक्ट कि भैया कोई पर्सन इन अथॉरिटी वहां पे था। वो इतना भी बोल देगा ना कि सर वहां पे एक एसपी साहब आए हुए थे, सर जिस होटल में रुका हुआ था वहां एसपी साहब थे, और जिस मैनेजर को मेरा स्टेटमेंट देने की बात कर रहे हैं एसपी साहब बगल में खड़े थे। समझ में आ रही बात? तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अक्यूज्ड। अपराधी पर बहुत बहुत सख्त सबूत का भार नहीं होगा, भाई साबित करने का भार नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप पढ़िए इसको एक बार, मैं एक बार हिंदी में रीड करता हूँ, समझेगा। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई संस्कृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है। अब न्यायालय को प्रतीत करवाना पड़ेगा क्या? उसने बोल दिया इतना सा, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे सबूत का भार है कि आपको न्यायालय को बताना पड़ेगा ना दैट देयर वाज समवन। तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे इस सेक्शन में, क्योंकि देखिए वॉलेंट्री एलिमेंट नहीं होगा ना फिर। स्वैच्छिक, अगर आप स्वैच्छिक को हटा दो तो कन्फेशन खत्म है फिर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे न्यायालय को प्रतीत होता है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट। अब अपीयर कराने के लिए बहुत बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है अक्यूज के ऊपर इस सेक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है? आप लोग लिखते ही नहीं लिखते, आई डोंट नो, ये बातें जो मैं बताता हूं आपको, वो सबूत का भार सख्त नहीं है यहाँ पे। आगे चलिए। अब देखिए जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं मैं कल इसके ऊपर डिक्टेशन करा दूंगा, ठीक है ना। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से सवाल अब तक मेंस में नहीं पूछा गया है। जस्ट गो एंड सी क्या क्या सवाल आए हैं इस टॉपिक से। जैसे एडमिशन वाला पार्ट मैंने खत्म करवा दिया, तो उसमें जाके देखिए एडमिशन से क्या क्या पार्ट आए हैं। सेक्शन हम 22-23 तक कंप्लीट हो गए, एक दो सेक्शन बीच में छुड़ाए हुए, तो उसमें जाके देखिए सिंगल्स में क्या क्या सवाल जिसमें दिए हुए हैं, सिंगल अनसोल्ड में सारे सवाल कवर हो रहे हैं। हर चीज कवर कर दी अपने क्लास में, एक भी सवाल नहीं होगा जो उसमें छूट गया होगा आपका। तो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी जुडिशरी, तैयारी कीजिए। आपने चेक किए घर जाके, एक भी सवाल ऐसा है जो अपने क्लास में कवर नहीं किया हो या छुड़ो, सबके सब अपने क्लास में पढ़ा है। तो आप सोच लीजिए तैयारी का स्तर क्या हो जाएगा जब आप पूरा पढ़ लेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम, ध्यान रखिए अपना। और अभी उसका लेक्चर होगा अपना सीपीसी का, ठीक है ना, 10-15 मिनट बाद।